रानी फूलमती और अनिरुद्ध की अनोखी प्रेम कथा। भाग 1। गिरिधाम राज्य अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पहाड़ों की गोद में बसा यह राज्य ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने इसे अपने हाथों से संवारा हो। लेकिन गिरिधाम की असली पहचान उसका राजमहल था और राजमहल की पहचान थी रानी फूलमती और उसके बगान। रानी फूलमती का सौंदर्य चांद को भी शर्माने पर मजबूर कर देता था, पर लोग उनके रूप से ज्यादा उनके गुणों की चर्चा करते थे। उनकी आंखों में करुणा का सागर था और उनकी बाणी में मिश्री जैसी मिठास। पर उनकी सबसे अद्भुत बात थी उनका वरदान और फूलों की भाषा समझ सकती थी। जो बगानों में टहलती तो कलियां उनके स्वागत में खिल उठती। गुलाब अपनी पंखुड़ियां झुकाकर उन्हें प्रणाम करते और चमेली की बेलें हवा में अपनी सुगंध घोलकर उनके आने का उत्सव मनाते। यह बगान सिर्फ बगान नहीं थी, यह रानी का संसार था, उनकी एकमात्र सच्ची सहेली। यही वह अपने मन की बातें करती, अपने आंसू पोंछती थी और अपने अकेलेपन को भूलने की कोशिश करती थी। उनका विवाह गिरिधाम के राजा बीरबंद से हुआ था। यह एक राजनीतिक समझौता था, दो राज्यों को जोड़ने की एक कड़ी। राजा बीरबंद एक कुशल योद्धा और पराक्रमिक शासक था। उनकी दुनिया तलवारों, घोड़ों और युद्ध की रणनीतियों से बनी थी। वह रानी का सम्मान करते थे और उनके हृदय की कोमलता को कभी समझ ही नहीं पाए। उनके लिए रानी महल की सबसे कीमती वस्तु थी, पर एक वस्तु ही थी। दिन गुजरते गए, साल बीतते गए। महल सोने का था पर रानी के लिए एक पिंजरा बन गया था। राजा अपनी विजय में व्यस्त रहते और रानी अपने फूलों के साथ अपने मन को हल्का करती। उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उनके बाहरी सौंदर्य से पार देख सके, जो उनके मौन में छिपे शब्दों को सुन सके और जो यह समझ सके कि सबसे ज्यादा खिलने वाले फूल को भी सहारे की जरूरत होती है। उस दिन बसंत की पहली सुबह थी। हवा में एक नई ताजगी थी और सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थी। रानी फूलमती अपने बगान में टहल रही थी, लेकिन उनका मन उदास था। बगान का एक कोना जहाँ दुर्लभ नीले गुलाब के पौधे थे, महीनों से मुरझाया हुआ था। बड़े बड़े विशेषज्ञों ने हार मान ली थी। रानी रोज उन पौधों से बात करती, पर वे जिस जीवन से रूठ गए थे। तभी उनकी नजर एक नए चेहरे पर पड़ी। एक युवक साधारण कपड़ों में झुकी हुई कमर के साथ उन मुरझाए पौधे की मिट्टी को धीरे धीरे सहला रहा था। वह महल का नया माली था, जिसका नाम था अनिरुद्ध। उसके चेहरे पर कोई राशि तेज नहीं था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और चमक थी। रानी उसके पास पहुंची। सिपाहियों ने आगे बढ़ना चाहा, पर रानी ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। तुम कौन हो? रानी की आवाज शांत थी। अनिरुद्ध ने सिर उठाकर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें रानी की आंखों से मिली। उन्हें भय नहीं था, नहीं कोई चापलूसी, बस एक गहरा सम्मान और एक शांत आत्मविश्वास था। उसने सिर झुकाया। महारानी, मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं नया माली हूं। ये पौधे मर रहे हैं, मैंने उदास से कहा। उन्हें कोई बचा नहीं सका। अनिरुद्ध ने मिट्टी को फिर से छुआ और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत सरल थी, जैसे किसी बच्चे की। महारानी, ये मर नहीं रहे हैं, बस नाराज है। इन्हें किसी ने समझा ही नहीं। रानी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। सबने मिट्टी, पानी और खाद की बातें की थी, पर किसी ने पौधों की नाराजगी की नहीं। अगले कुछ दिन रानी दूर से अनिरुद्ध पर नजर रखती। वह दूसरे माली की तरह औजारों का इस्तेमाल नहीं करता था। वह घंटों पौधों के पास बैठता रहता, उनसे कुछ पूछता, उनकी सूखी पत्तियों को बड़े प्यार से हटाता और अपनी उंगलियों से मिट्टी को ऐसे सहलाता जैसे कोई अपनी माँ अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेर रही हो। रानी ने देखा कि उसके स्पर्श में कोई जादू था। जिन पौधों को सबने मरा हुआ मान लिया था, उनमें धीरे धीरे जीवन लौट रहा था। सूखी टहनियों में नन्ही नन्ही फिर हरी कोपले फूटने लगी। मुरझाए नीले गुलाब की कलियां धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। पूरा बगान जैसे एक नई ऊर्जा से भर गया था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी हो गया था, रानी खुद को रोक नहीं पाई। वह फिर से उस कोने में गई। अनिरुद्ध एक गुलाब के पौधे के पास बैठा था और उसकी आंखों में वही शांत भाव था। तुम ये कैसे कर पाते हो? रानी ने पूछा। उनकी आवाज में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। अनिरुद्ध खड़ा हुआ और मुस्कुराया। प्रकृति भी इंसानों जैसी होती है महारानी, उसे भी सिर्फ समझ और स्नेह चाहिए। जब हम उसे सिर्फ अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो रूठ जाती है,
लेकिन जब हम उसे सुनते हैं, उसे सम्मान देते हैं, तो वह अपना सर्वस्व हम पर लुटा देती है। इस एक वाक्य ने रानी के दिल पर जमी बर्फ की मोटी परत को पिघला दिया। यह वही बात थी जो हमेशा से महसूस करती थी, पर आज तक किसी ने इसे इतने सरल शब्दों में नहीं कहा था। पहली बार उन्हें लगा कि कोई है जो उनकी भाषा बोलता है, जो उनके संसार को समझता है। उस दिन के बाद रानी और अनिरुद्ध के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। उनकी बातें शब्दों से ज्यादा खामोशी में होती थी। रानी रोज बागान में आती, कभी कभी वह अनिरुद्ध को फूलों के रहस्य बताती कि कैसे रात के रानी सिर्फ चांदनी रात में ही अपनी पूरी सुगंध बिखेरता है, या कैसे सूरजमुखी हमेशा सूरज का इंतजार करता है। और अनिरुद्ध उन्हें पेड़ों की कहानियां सुनाता। वह बताता कि कैसे बरगद का पेड़ सैकड़ों साल से गांव का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं, और कैसे पहाड़ों पर उगने वाले देवदार के पेड़ तूफानों से लड़ना सिखाते हैं। उनकी मुलाकातें दुनिया की नजर से छिपी रहती थी। वे जानते थे कि एक रानी और एक माली के बीच का यह संबंध एक खतरनाक रास्ते पर चलने जैसा है, पर उनके कदम खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ते जा रहे थे। अनिरुद्ध की सोहबत ने रानी के सालों बाद खुलकर मुस्कुराना सिखाया था, और रानी की उपस्थिति ने अनिरुद्ध की आंख को और भी चमकने लगी थी। अब बागान सिर्फ बागान नहीं रहा था, वो उनके सपनों का संसार बन गया था। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। रानी अपने कक्ष की खिड़की से बागान को देख रही थी। उनका मन बेचैन था। तभी उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध तेज बारिश में बागान में काम कर रहा था। एक नए पौधे को बचाने की कोशिश कर रहा था जो बारिश के तेज बहाव में उखड़ने वाला था। रानी एक दासी के साथ छाता लेकर बागान की ओर भागी। अनिरुद्ध, अंदर आ जाओ, तुम भीग जाओगे। अनिरुद्ध ने उन्हें देखकर सिर झुकाया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से फिसल रही थी। महारानी, यह पौधा अभी नया है। आज अगर मैंने इसे नहीं संभाला तो अपनी जड़ नहीं जमा पाएगा। उसी वक्त बिजली चमकी। उस तेज रोशनी में रानी ने देखा कि बारिश के कारण अनिरुद्ध का साधारण कुर्ता उनके शरीर में चिपक गया था, और उनके गले में पहना एक तावीज साफ नजर आ रहा था। वह कोई साधारण तावीज नहीं था, उस पर एक शाही चिन्ह बना हुआ था, एक उगते हुए सूरज तो आपस में लिपटी हुई बेलों का चिन्ह। रानी का दिल धड़क उठा। यह चिन्ह अरण्य लोक का था, एक शक्तिशाली वनराज जो अपनी प्रकृति और पूजा का रहस्यमय शक्तियों के लिए जाना जाता था। यह चिन्ह रानी के मुंह से बस इतना ही निकल सका। अनिरुद्ध समझ गया कि उसका राज खुल चुका है। उसने गहरी सांस ली और पहली बार रानी की आंखों में से देखते हुए कहा, महारानी, मैं कोई साधारण माली नहीं हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं अरण्यलोक का राजकुमार हूँ। रानी स्तब्ध थी। उनके सामने खड़ा युवक जिसके हाथ मिट्टी से सने थे एक राजकुमार था। अनिरुद्ध ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि अरण्यलोक में परंपरा है कि राजकुमारों को कुछ साल अपनी पहचान छुपाकर आम इंसान की तरह जीना पड़ता है, ताकि वे सत्ता के घमंड से दूर रहकर धरती और उसके लोगों का दर्द समझ सके। वह इसी परंपरा के तहत गिरधाम आया था, ताकि वह प्रकृति की स्थिति का अध्ययन कर सके। यह जानकर रानी के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। एक राजकुमार जो चाहता तो महलों में रह सकता था, पर उसने मिट्टी को चुना, उसने फूल की सेवा को चुना। रानी को लगा कि उसकी आत्मा को आखिरकार अपना साथी मिल ही गया। लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। रानी और अनिरुद्ध की बढ़ती नजदीकियों की कानाफूसी जल्द ही महल की दीवारों को पार कर राजा बीरबल के कानों तक पहुंच गई। राजा को पहले से ही अब बाहरी आक्रमण का खतरा महसूस हो रहा था, और ऐसे समय में रानी का ध्यान राजकाज से भटकना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे रानी की नादानी और एक माली की धीरता समझा। एक शाम जब रानी और अनिरुद्ध बागान में टहल रहे थे, राजा बीरबल अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। ये सब क्या हो रहा है महारानी? उनकी आवाज में बिजली की कड़क थी। एक साधारण माली के साथ आपका इतना समय बिताना राज्य की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। अनिरुद्ध ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, पर राजा उसे घूरकर चुप करा दिया। इस दुष्ट माली को अभी इसी वक्त महल से बाहर निकाल दिया जाए, राजा ने आदेश दिया। सैनिक अनिरुद्ध को बढ़े, लेकिन रानी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जीवन में पहली बार उन्हें राजा के विरुद्ध आवाज उठाई। उनकी आवाज कांप नहीं थी, बल्कि उसमें एक दृढ़ता थी। ठहर जाइए महारानी, उन्होंने कहा, यह कोई साधारण माली नहीं है, और जिसने मेरे मुरझाए बागानों को जीवन दिया वही मेरे हृदय को भी पुनर्जीवित कर सकता है। यह सुना था कि राजा का क्रोध सदैव आसमान पर पहुंच गया। एक रानी अपने पति के सामने एक माली की तरफदारी कर रही थी। उन्होंने अपनी म्यान से तलवार खींची। फूलवती, तुम एक राजा की पत्नी हो, अपनी सीमा मत भूलो। महल में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि वक्त थम गया।
लेकिन तभी महल के मुख्य द्वार पर घोड़ों की टाप की तेज आवाज गूंजी। दर्जन भर सैनिक शाही वेशभूषा में तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए। उनकी वेशभूषा अरण्य लोक की थी। सबसे आगे चल रहे थे सेनापति ने राजा बीरबान को देखा और जोर से कहा, हम अरण्य लोक से अपने राजकुमार अनिरुद्ध के वापस लेने आए हैं। राजा बीरबान और पूरे दरबार की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जिसे एक साधारण माली समझ रहे थे वह सच में एक राजकुमार निकला। अरण्य लोक के सैनिक अनिरुद्ध को अपने साथ ले जाने लगे। अनिरुद्ध और रानी एक दूसरे को अंतिम बार देख रहे थे। उनकी आंखों में बिछड़ने का दर्द था, पर एक खामोश वादा भी था। यह वादा कि प्रेम सीमाओं और दूरियों से परे होता है। वह रूप बदल कर भी हमेशा जीवित रहेगा। और तभी एक चमत्कार होगा। महल के पूरे बागान के सारे फूल चाहे किसी भी मौसम के हो एक साथ खिल उठे। गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल, यहाँ तक कि दुर्लभ नील गुलाब भी सब एक साथ अपनी पूरी सुंदरता से मुस्कुरा उठे। ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति उनकी अधूरी प्रेम कहानी पर अपनी मुहर लगा रही हो। अनिरुद्ध को ले जाया जा रहा था। राजा बीरबंद अपमान और क्रोध से जल रहे थे। रानी फूलवंती अपने आंसू को रोके अपने प्यार को दूर जाते देख रही थी। कहानी यहाँ खत्म होती है, पर तभी अरण्यलोक के सेनापति राजा बीरबंद की ओर मुड़कर एक ऐसी बात कही जिसने हवा का रुख बदल दिया। और झुका और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमार अनिरुद्ध को सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद महाराज बीरबंद। अब हमारे राज्य के बीच हुए पुराने समझौते के अनुसार कृपया अपनी पुत्री राजकुमारी वसुंधरा का विवाह हमारे राजकुमार से कराने के तैयार करें। राजा बीरबंद के पैर तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी वसुंधरा उनकी 7 साल की बेटी और यह एक ऐसा फैसला समझौता था जिसके बारे में उन्हें आज तक पता ही नहीं था। कहानी का पहला भाग समाप्त हुआ। नमस्कार।